हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ यहाँ पे कैसे आए, कैसे उन्होंने व्यापार किया और धीरे धीरे कैसे वो साम्राज्य बनाए और यहाँ पर भारत को अपना गुलाम बनाया। फिर हम लोग आज़ादी कैसे पाए, इसके बारे में एक एक करके हम लोग एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ में। तो पहला जो हम लोग चैप्टर लिए हैं वो लिए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर। कह रहा है कि वो व्यापार करने आए थे और यहाँ पर क्या किए, व्यापार करते करते वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किए। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। कह रहा औरंगजेब जो था वो आखिरी क्या पावरफुल मुगल शासक था। कह रहा है ही स्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नॉन एज इंडिया। कह रहा है वो भारत का जो आज का भारत है उसका एक बहुत बड़े पार्ट में क्या करता था, ये राज किया करता था। कह रहा आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर्स, सरदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। कह रहा है 1707 में उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना, ये जो पूरा भारत पे क्या करते थे, औरंगजेब राज करता था और पावरफुल था काफ़ी। कह रहा है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, मतलब छोटे छोटे राज्यों में बट गया। कहीं पर जमींदार क्या कर रहे थे, वहाँ पे हेड हुआ करते थे, कहीं पे सरदार्स क्या करते थे, वहाँ पर हेड हुआ करते थे। कह रहा है एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जैसे ही जो पावरफुल भारत क्या था, औरंगजेब के समय काफ़ी पावरफुल किंगडम माना जाता था और उसकी मृत्यु के बाद जैसे ही क्या हुआ, ये टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया। कह रहा है दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर। कह रहा है कि जैसे ये औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ, विभिन्न टुकड़ों में बंटते चला गया, ठीक है ना। कह रहा है कि उसके बाद जो है दिल्ली जो एक समय क्या था उसका राजधानी हुआ करता था, वो अब क्या बाकी हिस्सों पर अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो अपना कंट्रोल खो चुका था। By second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। कह रहा है कि 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ में एक नया पावर उभर के आ रहा था, ठीक है, मतलब एक नया साम्राज्य उभर के आ रहा था। और वो कौन थे, वो हमारे ब्रिटिशर्स थे। वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत पे 200 साल तक तकरीबन राज किया था। Did you know that the British originally came as a small trading company and was reluctant to acquire territories? कह रहा है कि आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका कतई मकसद नहीं था यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने का, कॉलोनीज बनाने का। वो यहाँ पर व्यापारी के रूप में आए थे, एक छोटे व्यापारी के रूप में वो क्या थे, भारत में आए थे, ठीक है। कह रहा है हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। कह रहा है कि तब वो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो व्यापार करने आए थे और यहाँ पे क्या हुआ, वो एक बड़े टेरिटरी का स्थापना करते हैं, एक बड़े साम्राज्य का स्थापना भारत में करते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि वो ऐसा किए, चलिए इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। कह रहा है आफ्टर औरंगजेब देयर वाज no powerful Mughal ruler but the Mughal emperors continue to be symbolically important। कह रहा औरंगजेब के बाद कोई भी जो है पावरफुल मुगल शासक नहीं बचा। जितना पावरफुल औरंगजेब हुआ करता था उसके बाद का उसका जो जनरेशन है वो कोई भी पावरफुल नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है कि सिंबॉलिकली हम लोग क्या करते थे, मुगल को हेड माना करते थे, मतलब वो पावर तो अब नहीं रह गया, ठीक है ना, उतना पावरफुल नहीं रह गए, लेकिन क्या सिंबॉलिकली हम लोग क्या करते थे, उसको अपना राजा माना करते थे उसके बाद की पीढ़ी को भी। कह रहा इन फैक्ट व्हेन मैसिव रिवेलियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। कह रहा है कि जब बहुत बड़ा क्रांति हुआ 1857 में अंग्रेज के खिलाफ, क्या हुआ, जब पहला आज़ादी का क्रांति हुआ, ठीक है ना, तो उस समय क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जो क्या थे, मुगल एम्पायर थे, वो क्या हुआ कि नेचुरली लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया, क्योंकि वो क्या थे, मुगल शासक ही थे, उसी के वंशज थे। वो चूंकि पावरफुल नहीं भी थे लेकिन लोगों ने उनको अपना लीडर माना।
कह रहा है वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम। कह रहा है एक बार जो ये क्रांति 1857 का जो क्रांति था वो समाप्त हो गया, तो क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को जो है वो फोर्सफुल्ली अपने किंगडम से, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया। एंड हिज सन्स वेयर शॉट कोल्ड ब्लड। कह रहा और उनके सामने जो है उनके बेटों को अंग्रेजों ने मार दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, मार दिया। वो अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे थे, ठीक है। इसी कारण से वो क्या करते थे, शासक के सामने, जो मुगल बादशाह था उसके सामने, क्या बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की हत्या कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहा है इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ आई ग्रांटिंग इट टू सोल राइट टू ट्रेड द ईस्ट। कह रहा है सोल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कि पूर्व मतलब विश्व में जो पूरब का भाग है जहाँ पर क्या होता है इंडिया सिचुएटेड है, तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में एक चार्टर, मतलब एक जो है उनको परमिशन दिया गया, किनके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनसे क्या हुआ कि ये उनको व्यापार करने का स्वीकृति मिला, ठीक है ना, एक चार्टर प्रदान किया गया। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for the new land from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe and sell them higher prices. कह रहा है ये चार्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन मिला था वहाँ के क्वीन एलिजाबेथ से कि आप जाइए और पूरब के हिस्सा में आप व्यापार कीजिए। और ये चार्टर का ये मतलब था कि और कोई भी ब्रिटिश की दूसरी कंपनी को वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के तरफ जाएगी और क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब व्यापार का आखिर सिद्धांत क्या है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार चार्टर मिल गया तो वो वैसे जगह के खोज में थे जहाँ से क्या हो कि वो कम कीमत में चीज़ों को लाए और क्या हो यूरोप में, मतलब क्या हो कि ब्रिटेन में उस चीज़ों को बेचें ऊंचे मूल्य पे, ताकि उनको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो कमा सके। The company did not have to fear competition from other English trading companies. अब कह रहा है कि कंपनी को तो क्या हुआ, चार्टर मिल गया था क्वीन एलिजाबेथ से, तो उनको इस बात का भी बिल्कुल डर नहीं था कि कोई और जो है ब्रिटेन की कंपनी वहां पर आएगी और क्या होगा, उसको कंपटीशन देगी। मतलब वो स्वतंत्र अकेले थे, ब्रिटेन से वो अकेली कंपनी थी जो क्या हुआ कि पूर्व के हिस्सा में जाके व्यापार करने का जिनको क्या हुआ था, चार्टर मिला था, परमिशन मिला हुआ था। कह रहा है मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। अब कह रहा है कि उस समय जो ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करती थी उस समय तो कंपटीशन था नहीं, क्योंकि एक ही कंपनी को कोई कंपटीशन नहीं था। इसी कारण से क्या करते थे, जब कंपटीशन होता है तभी किसी भी चीज़ का मूल्य में गिरावट आता है। जब आप ही कोई भी चीज़ को बेच रहे हैं तो आप अपने मनमाना ढंग से उस चीज़ को बेचिएगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, सामान को कम कीमत पे खरीदती थी और उसे ऊंचे मूल्य पे मनमाने ढंग से क्या करती थी, ब्रिटेन में जाके सामानों को बेचा करती थी। कह रहा द रॉयल चार्टर however could not prevent other European power from entering the ईस्टर्न मार्केट। कह रहा है कि अब देखिए रॉयल चार्टर जो मिला था ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी पे लागू होता था। ऐसा नहीं था कि यूरोप का कोई भी देश का जो कंपनी था वो पूरब की तरफ आके व्यापार नहीं कर सकता था। वो जो रॉयल चार्टर मिला था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। कह रहा by that time the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean। अब कह रहा है कि जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही जो पहला जो क्या था, अंग्रेजों का जो जहाज था वो क्या हुआ, निकला तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ब्रिटिश का आइलैंड है, तो वो क्या हुआ, केप ऑफ गुड होप, मतलब ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसका क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट, ये जो है ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है और इंडिया जो है ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है। मतलब अगर आप इंग्लैंड के
इंग्लैंड के पोजीशन से खड़े होकर देखेंगे तो भारत जो है वो क्या है, पूर्वी देश में से एक है। तो अब उसको जो है भारत पहुंचना था, तो वो क्या किया कि अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए वो क्या हुआ कि भारत पहुंचा। ठीक है, वो क्या हुआ, इधर पे पहुंचा। The Portuguese had already established their presence in the western coast of India। अब जब वो भारत पहुंचा तो वो देखा कि पुर्तगीज लोग जो है, पुर्तगाली लोग जो हैं वो क्या हुए कि पहले ही भारत के पश्चिमी हिस्सा में आ चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि पुर्तगीज भी क्या थे, पुर्तगाली लोग भी थे, ये भी यूरोपियन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ब्रिटेन से मिला हुआ था चार्टर, लेकिन क्या हुआ, दूसरा यूरोपियन कंपनीज तो यहाँ पर आके पहले से ही व्यापार कर रहे थे, उसी में पुर्तगाली लोग भी थे। और वो लोग जो ये रास्ता था 1498 में ही जो था, पुर्तगाली वास्को दा गामा क्या किए थे कि पहले ही ये केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत का रास्ता को खोज चुके थे, इसलिए क्या पहले पुर्तगाली लोग आ गए। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean। अब कह रहा है कि 17th सेंचुरी के शुरुआत में, 17th सेंचुरी के शुरुआत में जो डच हुआ करते थे वो भी व्यापार के खोज में जो है वो क्या हुआ कि पूरब के हिस्सा में पहुंच चुके थे। व्यापार के खोज में वो क्या, 17वीं सेंचुरी के पहले ही क्या करते थे, वो व्यापार के लिए यहाँ पहुँच चुके थे इंडियन ओशियन में। वो क्या, वैसे देश का खोज कर रहे थे जहाँ पर वो जाके कम कीमत में कोई भी सामान को ले जाके अपने देश में उच्च मूल्य पे बेच सकें। Soon the French traders arrived on the scene। अब कह रहा है कि देखिए, और बाद में क्या हुआ कि फ्रेंच भी बहुत जल्द ही पहुंच चुके थे। मतलब जब ब्रिटिशर्स पहुंचे तो सबसे पहले उनको पुर्तगाली लोग से मुलाकात हुआ जो भी यूरोपियन थे, फिर डच से हुआ, फ्रेंच हुआ। मतलब उनके ब्रिटेन को छोड़ के बाकी 3 यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पर उपस्थित था पूर्व के हिस्सा में जो व्यापार करने आए थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things। अब कह रहा है कि समस्या यहाँ पर ये थी कि जितने भी यूरोपियन कंपनीज थे वो सारे के सारे एक ही चीज़ खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। ठीक है ना, ज़्यादा दिलचस्पी वो एक ही चीज़ खरीदने में दिखा रहे थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। कह रहा है कि भारत में जो सूता, मतलब जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था और जो सिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, उसका जो यूरोप में था वो बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था। मतलब यहाँ के कॉटन का और यहाँ के सिल्क का यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो डिमांड था तो इसी कारण से क्या हुआ, हर यूरोपियन कंपनी क्या हुआ, उनका पहला नज़र क्या, कॉटन प्रोडक्ट्स पे था। ठीक है ना, कि कॉटन को ले जाना है, सिल्क को खरीदना है, और ब्रिटिशर्स भी वही चाहते थे। कह रहा है पीपर, क्लोव्स, कैंडमम एंड सिनेमम टू वेयर ग्रेट डिमांड। अब कह रहा है कि जो कुछ मसाले थे, गरम मसाला हो गया, लौंग हो गया, इलायची, ये सारी चीज़ों का भी क्या हुआ, हमारे भारत में जो साउथ के हिस्सा में जो ये मसाले प्रोड्यूस होते हैं, जो उगाया जाता है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करता था यूरोपियन कंट्रीज में। Competition amongst the European companies eventually pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit and this could be earned। अब कह रहा है कि इतना कंपनी एक ही सामान को ले जाके यूरोप में बेच रहा है तो उनके कंपटीशन के कारण क्या हुआ, दाम गिर गया। अब वो जितना मनमाना रूप से प्रॉफिट कमाना चाहते थे वो क्या किया, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि एक कंपनी रहती सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहती तो वो ले जाती अपने देश में और क्या होता, ऊंचे मूल्य में क्या करती, मसालों को, कॉटन को, सिल्क को बेचती। लेकिन पहले से ही 3 कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे थी, तो अब उनके बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। तो अब क्या हुआ, जितना वो मुनाफा कमाना चाह रहे थे उतना मुनाफा उनको नहीं हो पा रहा था। The only way the trading companies could flourish was eliminating rival competitors। The urge to secure market therefore led the affairs of battles between the trading company। अब बात यहाँ पर आ गई। अब उनको एक बात तो समझ में आ गया कि जब अगर हम इस मार्केट में अकेला रहेंगे तभी हम ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अब क्या हुआ कि कंपनी जो यूरोपियन कंपनीज थी उसी में क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार हम करेंगे। अब वहाँ पे जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही व्यापार कर पाएगा।
Through the 17th century and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ship from moving the supplies of। अब कह रहा है कि 17th और 18th सेंचुरी में वो क्या करते थे, एक कंपनी दूसरे कंपनीज का या तो नाव को डुबा दे रही थी, या तो उसके रास्ता को रोक दे रही थी, या क्या कर रही थी, उनको उनके जहाज को क्या कर रही थी, वहां सामान को लूट उट लिया जा रहा था। मतलब किसी तरह से उनको रोकने का कोशिश कर रहे थे। हर एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए बाधा उत्पन्न कर रही थी व्यापार करने में, ठीक है। अब जाएंगे तो वो लोग शिप से ही, तो उनको पहला जो अटैक कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, शिप पे ही कर रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through the fortification। अब कह रहा है कि जो व्यापार हो रहा था, जो उनका व्यापार हो रहा था वो आर्म्स के बल पे हो रहा था। मतलब अब क्या हो रहा था कि हथियार के बल पे क्या हो रहा था, उनका व्यापार चल रहा था। और जो जहां पर वो क्या करते थे, जो बंदरगाह था उस पर फोर्टिफाइड हो रहा था, मतलब उस पर किला बनाया जा रहा था। किला बनाया जा रहा था ताकि क्या हो, उनके सामान को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, उनके सामान को क्या किया जाए, मतलब दूसरे ट्रेडर्स जो उन पे हमला करते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक किला नुमा तैयार किया जा रहा था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन द पॉलिटिकल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। अब कह रहा है कि ये जो प्रयास था, मतलब किला जो बनाया जा रहा था, उससे उन लोगों का मुकाबला अब किससे हुआ, जो वहाँ के लोकल रूलर्स हुआ करते थे। मतलब जिस क्षेत्र में वो व्यापार करते थे तो किला तो वहीं पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण से उनका जो क्या हो रहा था कि युद्ध हो रहा था, मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है ना, उनका मतभेद हो रहा था वहाँ के लोकल रूलर्स के द्वारा। The company therefore find it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened। अब कह रहा है कि इसी कारण से जो है कंपनी जो है वो व्यापार और पॉलिटिक्स को क्या कर रही, साथ में लेके आई। मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए अब वो मजबूर हो गई, क्योंकि उनको जो है, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, वो भी क्या कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनको किला बनाने से रोक रहे थे। इसी कारण से जो अंग्रेज हैं वो क्या हुआ कि व्यापार के साथ क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में भी आ खड़े हुए। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आगे ये कैसे हुआ। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। कह रहा है पहला बार ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में जो है वो अपना क्या की, फैक्ट्री स्टैब्लिश की। वो जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की हुगली नदी 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे ये अपना पहला फैक्ट्री को क्या की, स्थापित की। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। This was the base from which the company's traders known as that time as फैक्टर्स ऑपरेटेड। कह रहा है कि ये जो है वो बेस था, कंपनी का जो ट्रेड था उसका ये बेस हुआ करता था, जहां से क्या हुआ कि फैक्टर्स ऑपरेटेड, मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट्री बनाने का सिलसिला था वो क्या हुआ, वहां से ही शुरुआत हुआ। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड। कह रहा है इस फैक्ट्री में गोदाम हुआ करता था जिसमें जो भी चीज उनको क्या हुआ अपने ब्रिटेन को भेजना होता था उसको वो स्टोर करके रखते थे। मतलब भारत के विभिन्न हिस्सों से उसको लाते थे और उस वेयर हाउस गोदाम में उसको जमा करके रखते थे। तो वहां से क्या हुआ, जहाज खुलता था और वो ब्रिटेन के लिए निकल जाता था। And it has offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। अब कह रहा है कि इसमें क्या होता था, ऑफिस भी हुआ करता था, ठीक है ना। और इसी में क्या करते थे कि जो कर्मचारी हुआ करते थे वो रहने लगे, ठीक है ना। वो वहाँ पे बैठा करते थे, व्यापार का बातचीत हुआ करता था, जो व्यापारी आते थे वहाँ पर मीटिंग ऐसा हुआ करता था। अब कह रहा है कि धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर क्या हुआ कि सेटल करने लगे। जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे, उनको वहाँ पर वो क्या किए, वेयर हाउस के आसपास के क्षेत्रों में वो वहाँ पर बसाना शुरू कर दिए, ठीक है। कह रहा है बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफ ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट ओवर 3 विलेजेस। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि
मुगल के जो ऑफिशियल थे वो क्या कि जो कंपनी था उसको जमींदारी हक दे दिए कि आप यहाँ पर क्या किए, किला बना सकते हैं, ठीक है। उसके एवज में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या हुआ कि वहाँ के जमींदार को क्या किए, पैसा का लोभ दिए, पैसा दिए, और क्या किए कि बाद में क्या हुआ, उनको जमींदारी राइट मिल गया, और क्या हुआ कि 3 गांव को भी सौंप दिया गया, मतलब 3 गांव को सौंप दिया गया कि आप यहाँ पर किला बनाइए और यहाँ पर आप व्यापार कीजिए। उसके बदले में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स उनको पैसा दे दिए। कह रहा वन ऑफ दीज वाज कैलिकटा विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज नोन टुडे। कह रहा उसी गांव में से एक जो गांव था वो था कैलिकटा, जिसको आज के समय में हम लोग कोलकाता कहते हैं, है ना, जो वेस्ट बंगाल का राजधानी है। वो क्या हुआ था, उस समय गांव हुआ करता था, जो एक गांव जो अंग्रेजों को दिया गया था, उसमें से कलकत्ता भी एक गांव था, जो हुगली नदी के क्या है, तट पे स्थित है। It was persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। कह रहा है इसके बाद क्या हुआ कि मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे वो क्या हुआ, एक फरमान जारी किए, ठीक है ना, एक फरमान जारी किए। क्या फरमान था कि कंपनी को जो है अधिकार है वो ट्रेड फ्री, मतलब क्या हुआ, बिना किसी टैक्स का आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं। इन 3 गांव में आप व्यापार जो है वो क्या होगा, बिना किसी टैक्स दिए आप व्यापार यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ये फरमान जारी किया, ये आदेश जारी किया गया औरंगजेब के द्वारा। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege। Aurangzeb फरमान for instance had granted only the company the right to trade duty free। अब कह रहा औरंगजेब जो फरमान दिए थे वो क्या दिए थे कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, आपको उसके एवज में कोई भी शुल्क, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। But the official of the company who were carrying on the private trade on the side were expected to pay the duty। अब कह रहा है कि जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश के ऑफिसर्स, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना क्या कर रही है, अलग व्यापार कर रही है, ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं को ये परमिशन था कि आप बिना किसी भी टैक्स का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जो है अपना भी व्यापार शुरू कर दिए, मतलब अपने हिस्सा से भी क्या करते थे, अपने पैसों से भी व्यापार को शुरू कर दिए। यहाँ से गुड्स को खरीदते थे और क्या करते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, ब्रिटेन भेजते थे शिप्स के द्वारा। तो अब जो है वो मुगल जो है अब क्या चाह रहा था कि ये जो चोरी छिपे जो इसके ऑफिशियल्स व्यापार कर रहे हैं, इसका उनको टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो वो फ्री किए थे किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उनके ऑफिशियल्स जो क्या हो रहा था कि गलत तरीके से व्यापार कर रहे थे, उनको ये टैक्स मांगने लगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal। अब कह रहा है कि लेकिन जैसे ही उनसे टैक्स मांगा गया तो वो क्या किए, रिफ्यूज करके वो देने से मना कर दिए। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो क्या हुए, इस टैक्स को देने से मना कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसके कारण क्या हुआ कि बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, रिवेन्यू का मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये छूट दिए थे, लेकिन उनके ऑफिशियल्स क्या हुआ, गलत तरीके से यहाँ से सामान ले जाके ब्रिटेन भेज रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, उस टैक्स में बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का कमी आ रहा था बंगाल गवर्नमेंट को, नवाबों को। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब कह रहा है कि कैसे जो नवाब थे बंगाल के, जो बंगाल के नवाब थे, है ना, मुर्शिद कुली खान, वो क्या हो रहा है, इसका विरोध नहीं करते। जब कोई भी गलत चीज़ आपके राज्य में होगा तो आप तो विरोध करिएगा, तो उनका भी विरोध करना क्या था, सही था, वो अपने जगह पे क्या थे, सही थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दिया था, है ना, कि आप जो है टैक्स फ्री हमारे यहाँ व्यापार करिए 3 गाँव में। लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स करने लगे तो वो प्रोटेस्ट करने लगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब कह रहा है कि ये व्यापार जो है ये आखिर युद्ध तक कैसे पहुंच गया। कह रहा है थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। कह रहा है कि 18th सेंचुरी के शुरुआत में, 18th सेंचुरी के शुरुआत में ही जो है वो क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया नवाब, बंगाल के नवाब में और ब्रिटिशर्स में, मतलब ब्रिटेन में, दोनों में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कह रहे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time। Murshid Quali Khan was followed up by Ali Wadri Khan and then
दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब कह रहा है कि उसी समय क्या हो गया कि औरंगजेब के मरने के बाद जो बंगाल के नवाब थे उनके हाथ में क्या हुआ कि सत्ता आ गई, उनके हाथ में क्या हुआ, सत्ता आ गई, उनके पास क्या हो गया, पावर हो गया। तो रीजनल जो है वो क्या हुआ कि मुर्शिद अली खान जो है, उसके बाद क्या हुआ, अली वादरी खान हुए, उसके बाद सिराजुद्दौला हुए, ये सारे के सारे क्या हुआ कि नवाब हुए बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग लूजर। कह रहा है कि इनमें जितने भी थे, चाहे ये क्या मुर्शिद अली खान हो, अली वादरी खान हो, ठीक है ना, या तो सिराजुद्दौला, ये सारे के सारे क्या थे, पावरफुल रूलर्स में से ही एक हुआ करते थे। कह रहा दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कॉन्सेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। अब क्या हुआ, बात यहाँ पे क्या शुरू हुआ, ये जितने भी नवाब आए औरंगजेब के बाद, उन्होंने क्या हुआ कि क्या हुआ कि वो रिफ्यूज करने लगे ये परमिशन, जो कॉन्सेशन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो व्यापार कर रहे थे, ठीक है ना, गलत ढंग से, उनको ये रोकने का प्रयास करने लगे। उनको क्या किए कि आपको परमिशन इस व्यापार करने का नहीं है। और क्या हुआ कि ज्यादा ट्रिब्यूट, मतलब क्या हुआ कि ज्यादा पैसा का डिमांड करने लगे। जिस बात पे तय हुआ था उससे ज्यादा क्या हुआ कि वो पैसा नवाब मांगने लग गए, क्योंकि उन क्या हवाला दे रहे थे कि अब जो है उनको लॉसेस हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, उनको परमिशन देके उनको क्या हुआ कि उनके रेवेन्यू में बहुत कमी आ रही है। डिनाइड it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। अब क्या हुआ कि वो जो नवाब थे, अब उनको सिक्का वो बना रहे थे उनको भी बनाने से रोका गया। और क्या हुआ कि वो जो फोर्टिफाइड कर रहे थे, मतलब जो हर जगह वो किला बना रहे थे, उस किला को भी बनाने से क्या किया गया, वो नवाब जो है अब अंग्रेजों को रोक रहे थे कि आप जो है अब किला नहीं बना सकते हैं, ऐसे ही रेवेन्यू का क्या है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आप जो है उनको किला बनाने से रोका गया, उनको सिक्का बनाने से रोका गया, उनको गलत ढंग से व्यापार करने से रोका गया, उन पर दबाव बनाया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हुआ, टैक्स को बढ़ाइए। तो ये सारा जो है नवाब जो औरंगजेब के बाद आए, एक के बाद एक, वो सारे के सारे जो है ब्रिटिशर्स पे ये दबाव बना रहे थे। Accusing the company of the deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab। अब वो कंपनी का क्या कहना था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि वो बंगाल सरकार को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू दे रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसको खुद बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे नवाब कह रहे थे क्या कि उनको घाटा हो रहा है, वो ब्रिटिशर्स जो है, जो कंपनी है वो यहाँ पर किला बना रही है, ठीक है, गलत ढंग से व्यापार कर रही है, उनका रिवेन्यू बढ़ाने के लिए बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी थी वो उल्टा क्या हुआ कि दोष लगा रही थी कि नवाब को जो है कंपनी बहुत ज़्यादा रिवेन्यू पे कर रही है, जो क्या है उसके उतने हकदार नहीं है। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his official। अब कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके जो ऑफिशियल्स थे वो क्या चिट्ठी के माध्यम से जो नवाब थे उनका अपमान कर रही थी, है ना, वो कुछ वैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसको पढ़ के नवाब को ऐसा महसूस होने लगा कि कंपनी अब जो है उनका सम्मान बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है, वो रिवेन्यू देने से भी इनकार कर रही थी, रिवेन्यू देने से भी क्या कर रही थी, नवाब को इनकार कर रही थी। और ट्राइंग टू ह्यूमिलेट, और क्या कर रहा है कि नवाबों का पूरा क्या कर रही थी, अपमान कर रही थी, उसका अवहेलना कर रही थी कंपनी। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company। अब कह रहा है कि कंपनी का ये कहना था कि जो नवाब है वो मनमाने ढंग से जो ये क्या रेवेन्यू को बढ़ाने का मांग कर रहे हैं, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि कंपनी का कहना था। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वेर रिमूव्ड। अब कंपनी का कहना था कि व्यापार उनका तभी बढ़ पाएगा जब क्या होगा, ये टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब ये टैक्स जो है हमको नवाबों को नहीं देना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि हमारा जो व्यापार है वो क्या होगा, बहुत फल फूल सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements
बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड फोर्ट्स। अब उनका जो कंपनी था उनका ये भी कहना था कि उनको व्यापार के बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव को अपने अंदर लेना पड़ेगा, है ना, अपने क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अंदर। और दूसरा बात क्या है कि वहाँ पर क्या होगा, सेटलमेंट्स को बढ़ाना होगा, जो उनके कर्मचारी हैं उनका कर्मचारी को बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा किला बनाना पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, गोडाउन्स बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो उनका व्यापार और ज़्यादा बढ़ सके। तो नवाब यहाँ पर रिवेन्यू के चक्कर में थे और जो कंपनी थी वो अपना व्यापार को बड़े स्तर पे लाने का कोशिश कर रही थी। ठीक है, कह रहा है व्हेन अली वादरी खान डैड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। कह रहा है जब अली वादरी खान का मृत्यु हो गया 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो है उसके बाद बंगाल के नए नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन टू पपेट रूलर who would willingly give trade concession and other privilege। अब जो है कंपनी सिराजुद्दौला के बारे में पहले से जान रही थी, ठीक है, कि ये काफ़ी पावरफुल है और वो क्या काफ़ी ज़्यादा सख्त भी थे। तो कंपनी वैसे रूलर्स को, मुगल नवाब को ढूंढ रही थी जो क्या उनका कठपुतली बन के काम कर सके, मतलब कंपनी जैसा चाहे वैसा ही नवाब करे, तो वो कठपुतली नवाब को चाह रही थी। सो इट ट्राइड though without success to help one of the सिराजुद्दौला rival become the नवाब। अब इसी कारण से वो चाह रही थी कंपनी, ठीक है ना, कि सिराजुद्दौला मतलब क्या उसी में से कोई इंसान को जो है क्या किया जाए, नवाब बना दिया जाए, जिसके कारण क्या होगा कंपनी जैसे व्यापार करना चाहे वैसे कर सके, उसको हर तरह से क्या हो नवाब के द्वारा छूट मिले, कोई रोक टोक ना हो, कठपुतली ऐसा क्या हो वो कंपनी का काम करे। And influenced Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of the dominion, stop fortification and pay the revenues। अब उसी समय जो सिराजुद्दौला जो है वो कंपनी से बहुत कड़े शब्दों में ये बोले कि आप जो ये किला बना रहे हैं इसको बंद करिए, बकाया जो आपका रिवेन्यू है, जो पहले का बकाया है उसको पहले पे कीजिए, और आप किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में, हम लोग का जो राजनीतिक अफेयर्स हो रहा है कि कौन नवाब बनेगा नहीं बनेगा, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी को बंद करिए। ये क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है कंपनी को कड़े शब्दों में बोले। कैसे कड़े शब्दों में बोले, जैसे क्या होता है कि कांग्रेस एक समय बोला करती है कि कड़े से कड़े शब्दों में हम किसी भी चीज़ का निंदा करते हैं। जैसे पहलगाम में अटैक हो गया तो अगर कांग्रेस रहती तो क्या करती, वो कोई भी एक्शन नहीं लेती पाकिस्तान पे और सिर्फ कहती कि हम कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, है ना। जैसे आप कसाब वाला केस में देख चुके हैं हम लोग कि कंपनी क्या हुआ कि उसको हम लोग 2-3 साल तक पाले पोसे खिलाए, करोड़ों रुपया खर्च किए, तब जाके फांसी दिए। लेकिन ये जो है ये क्या है, अभी हमारे जो वर्तमान में जो सरकार है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। एंड आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च with 30,000 soldiers to English factory at the Kasim Bazaar, captured the company official, locked the warehouses, disarmed all the Englishmen and blocked English ships। अब क्या कह रहा है कि अगर जब कंपनी इस बात पे तैयार नहीं हुई तो वो 30,000 सैनिक के साथ जो है सिराजुद्दौला जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी पहुंच गए, उनके ऑफिशियल को वो बंदी बना लिए, वेयर हाउस को लॉक कर दिए, और क्या किए कि वो जो इंग्लिश जहाज जो क्या ब्रिटिशर्स का कंपनी का जहाज था उसको भी क्या किए वो रोक दिए, ठीक है। देन ही मार्च टू कलकत्ता, फिर वो कलकत्ता के तरफ आगे बढ़े टू स्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। फिर यहाँ पर करने के बाद जो है वो कलकत्ता के तरफ कूच किए, आगे बढ़े कि वहाँ पर भी जो किला बनाया गया है कंपनी के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो ये कदम जो है ये क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के द्वारा उठाया गया था जब कंपनी उनके बात को मानने से इनकार करने लगी। On hearing the news of the fall of the Calcutta company, officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by the naval fleet। अब कह रहा है कि जब ये खबर कलकत्ता पे कब्जा होने का जो खबर जो है ये जब कंपनी के ऑफिशियल्स को पहुंचा तो वो क्या हुआ कि मद्रास से जो है वो सेना को भेजी नेवी के द्वारा, है ना, और उसका नेतृत्व कौन किए, रॉबर्ट क्लाइव किए। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है वो क्या हुआ कि नेवी को यहाँ पर भेजी, सेना को भेजी।
Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at प्लासी। अब कह रहा है कि 1757 में जो है वो क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी के सेना को अब देखिए यहाँ पर जब क्या हुआ रिवॉल्ट होने लगा तो कंपनी भी अपना सेना को बना ली। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो कंपनी है वो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में पलासी में मिली। वन ऑफ द मेन रीजन द डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्स बाय द मीर जाफर ऑफ सिराजुद्दौलाज कमांडर नेवर फॉट द बैटल। अब कह रहा है कि जो एक प्रमुख कारण है कि पलासी के युद्ध में जो है वो क्या हुआ सिराजुद्दौला जो है वो हार गया, उसका जो कारण था वो क्या था कि मीर जाफर था जो सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, जो क्या हुआ आज तक कोई युद्ध ही नहीं लड़ा था और क्या हुआ उसको कमांडर बना दिया गया था। Clive had managed to secure his support by promising him to make the Nawab after crushing सिराजुद्दौला। अब क्या हुआ कि फूट डालो वाली राजनीति तो ब्रिटिशर शुरू से करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल। तो वो जो है मीर जाफर को ये बोले कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ और सिराजुद्दौला को क्या हुआ कि हराने में मेरी मदद करो तो अगला नवाब जो है हम तुम्ही को बना देंगे। तो अब मीर जाफर भी काफ़ी खुश हो गया। अब कौन नहीं नवाब बनना चाहेगा, तो वो नवाब बनने के क्या हुआ अब वो अपने साथ क्या हुआ देशद्रोही वाला काम कर लिया, मतलब जिसका सेनापति था उसी के खिलाफ वो हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको तो लोभ हो गया कि सिराजुद्दौला के बाद अब नवाब जो है हम ही बन जाएंगे, तो वो ब्रिटिशर्स के तरफ मिल गया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India। कह रहा जो बैटल ऑफ पलासी है, जो पलासी का युद्ध है वो इतना ज़्यादा फेमस इसीलिए हो गया क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो कंपनी के द्वारा पहला जो कोई युद्ध जीता गया था, अब वो कौन जीता गया था बैटल ऑफ पलासी। मतलब भारत में कंपनी के द्वारा पहला यहाँ के मुगल को वार में रिवॉल्ट में जो हराया गया था वो बैटल ऑफ पलासी में ही हराया गया था। कह रहा आफ्टर द डिफीट एट पलासी, कह रहा पलासी के हारने के बाद सिराजुद्दौला एसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। अब मीर जाफर को क्या किया गया नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब कह रहा है कि कंपनी जो है वो तो व्यापार करने की नीति से भारत में आई थी, तो वो अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसमें वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करी थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार के मुनाफा के बारे में ही सोच रही थी, उसको और कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privilege, then the territories need not to be take over directly। अब कह रहा है कि अगर कोई जो नवाब है वो उनको व्यापार करने का छूट दे दे मनचाहे ढंग से, क्या हो कंपनी को कहे कि जाइए आप मेरे राज्य में व्यापार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या पड़ी थी कंपनी को कि वो क्या हो कि पॉलिटिक्स में आए, वो क्या हो कि नवाब को युद्ध में लाए, उसको हराए, तो ये सबसे कोई लेना देना नहीं था। वो वहीं रिवॉल्ट कर रही थी जहाँ पर क्या हो गई कोई नवाब जो है कोई मुगल शासक उसको रोकने का काम कर रहा था, वहीं पर क्या कर रही थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आने का कोशिश कर रही थी। Soon the company discovered that this would rather difficult, for even the puppet Nawab were not always helpful as the company wanted them to be। कह रहा है कि कंपनी को ये चीज़ एहसास होने लगा कि जो कठपुतली नवाब भी है, ठीक है ना, वो भी जैसा कंपनी चाह रही है कि वो नवाब जो है कंपनी के लिए करे वैसा नहीं कर रहा है। मतलब जितना हद तक वो गिर के चाहती थी कि कंपनी का मदद कर दे, है ना, कंपनी के फेवर में सारा फैसला ले, वो क्या हो कोई कठपुतली नवाब भी नहीं कर रहा था। After all, they had to maintain a basic appearance of the dignity and sovereignty if they wanted to respect from their subjects। अब कह रहा है कि अब जो शासक जो नवाब हुआ करते थे वो भी तो अपना क्या होगा कि अपना आत्मसम्मान के लिए क्या करेंगे, देश हित में, मतलब क्या अपने राज्य के हित में कोई भी फैसला लेंगे, क्योंकि उनको क्या होता है लोगों को भी तो दिखाना है कि जो आपके नवाब हैं, आपके जो शासक हैं वो क्या है आपके हितैषी है, ना कि कंपनी के। तो उनको दिखाने के चक्कर में भी क्या करते थे नवाब पूरा तरह से खुल के कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे।
What could the company do when Mir Jafar protested? The company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब कह रहा है कि अब कंपनी क्या करेगी? अब वो तो मीर सिराजुद्दौला को हरवा दी गलत ढंग से, ठीक है ना। मीर जाफर को बोली क्या कि तुम नवाब बना देंगे, तो अब मीर जाफर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो क्या कि मीर जाफर को हटा के क्या की मीर कासिम को बना दी, मतलब मीर कासिम को उसके स्थान पे नवाब बना दी। कह रहा when Mir Qasim complained, the intern was defeated in the battle fought at Buxar, driven by the Bengal out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled। अब कह रहा है कि जब मीर कासिम को बनाया गया तो मीर कासिम भी फिर क्या हुआ कि नवाब, मतलब मीर कासिम जब नवाब बन गया तो वो भी अब क्या हुआ, कंपनी के साथ जो वो सोच रही थी कि कठपुतली बन के मेरा काम करेगा, तो वो क्या हुआ कि वो भी नहीं करने लगा। तो फिर से दोबारा जो है उसको क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में हरा दी कंपनी और उसको बंगाल से बाहर फेंक दी, और फिर से क्या की कि मीर जाफर को यहां पर फिर से गद्दी पर बैठा दी। द नवाब हैड टू पे 5 लाख every month, but the company wanted more money to finance its war, meet the demands of trade and other expenses। अब कह रहा है कि नवाब को हर साल 5 लाख रुपया देना था। किस लिए? कंपनी को 5 लाख रुपया देना था उसको वार, मतलब क्या हुआ, वो प्रोटेक्शन करती, मतलब वो उसके राज्य को किसी भी युद्ध से, मतलब सेना जो है वो क्या हुआ कि कंपनी का रहता, उसके एवज में जो है वो क्या की 5 लाख से ज़्यादा मांग रही थी। नवाब तो 5 लाख रुपया दे रहा था, है ना, लेकिन वो कंपनी उससे ज़्यादा पैसा का डिमांड कर रही थी, ठीक है। और क्या हुआ कि एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, मतलब जो व्यापार था उस सारे के लिए क्या कर रही थी, 5 लाख से ज़्यादा नवाब से ये डिमांड कर रही थी कंपनी, और कंपनी 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थी। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रिवेन्यू। अब कंपनी को ज़्यादा लोभ बढ़ गया, वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही थी, गांव को चाह रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या हुआ, टेरिटरी को अपने अंदर मिलाना चाह रही थी, अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रही थी बड़े क्षेत्रों तक। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed। अब कह रहा है कि जैसे ही मीर जाफर 1765 में मरा, अब कंपनी का जो मूड था वो बदल गया, वो कंपनी का जो है मूड अब वो बदल गया। अब क्या होने लगा, Having failed to work with the puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become the Nawab ourselves." अब जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो क्लाइव था, वो अब कहा 1765 में जब क्या हुआ कि मीर जाफर मर गया, तो अब कंपनी को ऐसा लगने लगा कि जो कठपुतली नवाब भी है वो भी क्या हुआ, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है, बहुत जगह रोड़ा डाल रहा है, हमारे काम में बाधा डाला है। तो अब रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बोला कि अब जो है हम नवाब खुद बन जाएंगे, मतलब हम जो है वो खुद गवर्न करेंगे, हम नियम कानून खुद बनाएंगे, अब हम किसी भी कठपुतली नवाब को नहीं रखने जा रहे हैं, किसी भी कठपुतली नवाब को नहीं बनाएंगे। Finally, in 1765, the Mughal Emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal। कह रहा है कि अंततः क्या हुआ, 1765 में जो है मुगल एम्पायर जो है वो क्या की कि कंपनी को नियुक्त कर दी दीवान, मतलब बंगाल राज्य का दीवान नियुक्त कर दी कंपनी को, है ना। अब दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। अब कह रहा है कि दीवानी जो है कंपनी को इस चीज का परमिशन दे दी कि अब बंगाल के बड़े क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक का, मतलब उसको परमिशन ग्रांट कर दी। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब ये जो कंपनी का शुरू से बहुत बड़ा समस्या रहा था कि उसको क्या हुआ कि व्यापार के लिए टैक्स देना पड़ता था, वो क्या होता था कि एक एक करके गांव उसको मिल रहा था, तो उसको एक साथ बहुत सारा चीज़ क्या हुआ मिल गया कि आप बड़े क्षेत्र में व्यापार कीजिए, आपको कोई भी टैक्स बेस रिवेन्यू नहीं देना है। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। From the early 18th century, its trade with India has expanded। कह रहा 18th century से जो कंपनी का व्यापार था वो भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब क्या हुआ, कोई भी रोक टोक ज़्यादा रहा नहीं, कंपनी खुद की क्या थी, वहाँ पे नवाब थी, दीवान थी। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन अभी भी अंग्रेजों को लग रहा था, जो कंपनी थी उसको ये लग रहा था कि यहाँ से सामान खरीदने के लिए उसको जो सोना चांदी लाना पड़ रहा है ब्रिटेन से,
है ना। तो वो अब इस चीज़ में थे कि यहीं से टैक्स को वसूला जाए और उसी पैसे से सामान को खरीदा जाए और ब्रिटेन में भेज दिया जाए। मतलब अभी तक जो सोना चांदी लाके यहाँ से सामान को खरीदा जा रहा था, तो अब उनको क्या हुआ, लोभ बढ़ गया। अब वो ये भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन से कोई भी चीज़ यहाँ पे लाएं सोना चांदी, और क्या हुआ उसके बदले में हम यहाँ से कोई भी चीज़ क्या करें, खरीदें। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the Assumption of Diwani। अब कह रहा है कि जैसे ही बैटल ऑफ पलासी हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन से जो सोना आ रहा था किसी भी सामान को खरीदने का, वो क्या हुआ उसमें कमी होते चली गई। और जब एक बार दीवानी क्या हुआ, कंपनी के पास जो दीवानी आ गया, तो उसके बाद ये बिल्कुल समाप्त हो गई। मतलब अब जो है किसी भी सामान को खरीदने के लिए अब ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटेन से सोना नहीं ला रहे थे, है ना। नाउ रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया could finance company expenses. This revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the coast. Company officials become nawab of building of the company fort offices at कलकत्ता। अब कह रहा है कि अब जो रिवेन्यू आ रहा था, जो टैक्स आ रहा था, उसी से क्या किए कि वो कॉटन को खरीद सकते हैं, सिल्क को खरीद सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्रिटेन में। और क्या हुआ कि अपने यहाँ पर जो भी उसके ट्रूप्स के पीछे जो खर्चा हो रहा है, जहाज़ के पीछे यहाँ पर जो उसके ऑफिशियल्स रह रहे हैं, उनका सेना का सारा का खर्चा जो है वो क्या हुआ कि भारत के रिवेन्यू से हो रहा है। मतलब उसको किसी भी खर्चा के लिए जो है ब्रिटेन से सोना को लाना नहीं पड़ रहा। अब यहीं के खर्चा से जो है अब क्या हो रहा है कि वो कंपनी सामान भी खरीद रही है, अपने ट्रूप्स का भी खर्चा चला रही है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है कि जो ऑफिशियल्स रह रहे हैं सारा का खर्चा अब यहीं से निकाल ले रही है कंपनी। It meant of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब। अब इससे क्या हुआ कि अब कंपनी का तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ठाट बाट बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ जो ऑफिशियल्स थे अब उनको क्या हुआ, कोई नवाब का तो खौफ था नहीं, कोई रोक टोक था नहीं, तो जो ऑफिशियल्स थे जो ऊंचे पद पे थे वो भी खुद को क्या किए, नवाब समझने लगे। वो भी क्या हुआ कि नवाब समझने लगे, खुद को अपना मालिक समझने लगे उस क्षेत्र का। चलिए आगे देखते हैं। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company of officials। कह रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद जो है, जो सही मायने में जो नवाब हुआ करते थे, है ना, जो मुगल शासक हुआ करते थे, उनको फोर्सफुल्ली जो है जो क्या हुआ कि जमीन देना पड़ता था और बहुत सारा गिफ्ट्स देना पड़ता था। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर, जो कंपनी के ऑफिशियल्स को बहुत सारा क्या हुआ कि गिफ्ट्स उपहार देना पड़ता था, बहुत सारा जमीन जो है वो क्या हुआ कि देना पड़ता था, क्योंकि अब उनके पास क्या थी, ना तो सेना थी, वो पावर पहले वाला रुतबा जो था मुगल शासक के पास नहीं बच गया था। कह रहा रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed for the fortune in India. He had to come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18। अब कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 18 साल की उम्र में क्या हुआ कि चेन्नई आ गया था। जो मद्रास उस समय कहलाता था, आज के समय में चेन्नई, तो वो 18 साल की उम्र में क्या हुआ, वो ब्रिटेन से आ गया था। और उसको कब बुलाया गया था, जब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला से युद्ध हो गया था, तो वो क्या हुआ कि नेवी ट्रूप लेके वो क्या हुआ कि पहुंचा था बंगाल। तो उसी समय क्या हुआ, 18 साल की उम्र में ही वो आ गया था। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,102,000। Interestingly, he was appointed governor of Bengal in 1764. He was asked to remove corruption in company administration, but he himself was। अब कह रहा है कि जब ये रॉबर्ट क्लाइव जब 18 साल की उम्र में जब आया, फिर क्या हुआ कि 1764 में इसको क्या किया, नवाब बनाया गया बंगाल का। तो इसको बोला गया था कि जो करप्शन है उसको आपको बंगाल से ख़त्म करना है ना। कंपनी के द्वारा ये बोला गया था कि आपको करप्शन यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन वो क्या हुआ कि पैसे के लोभ में वो खुद इसमें बहुत ज़्यादा संलिप्त हो गया, खुद वो बहुत करप्ट हो गया, ठीक है ना। कह रहा है इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट
which was the suspicious of the vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. कह रहा 1772 में जो ब्रिटेन का सांसद था उसके द्वारा इस पे आरोप लगाया गया कि ये जो है बहुत ज़्यादा संलिप्त था, है ना, करप्शन में बहुत ज़्यादा संलिप्त था। कह रहा कि उसके बावजूद क्या हुआ कि ये निर्दोष साबित हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसके पास जो अपार धन था, है ना, तो लोगों के नज़र में, जो ब्रिटेन के नज़र में क्या हुआ कि हर लोगों को ये लगने लगा कि ये जो है काफ़ी करप्ट है। तो इसी कारण से वो 1774 में क्या किया कि सुसाइड कर लिया, है ना, वहाँ पे क्या किया है, वो सुसाइड कर लिया ब्रिटेन जाके। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जितना भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो क्लाइव कैसा यहाँ पर भारत में आके बहुत ज़्यादा पैसा बना पाए। Many died an early death in India due to diseases and war, and it would not be right to regard all of them corrupt and dishonest. कह रहा बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो भारत आए, किसी बीमारी के कारण बहुत कम एज में मर गए या किसी युद्ध के कारण बहुत कम एज में मर गए, और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितने भी थे वो क्या थे कि बहुत ज़्यादा लालची थे, डिसऑनेस्ट थे, है ना, करप्ट थे। कह रहे कि बहुत ऐसे भी थे जो काफ़ी ऑनेस्ट भी हुआ करते थे, ठीक है। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. कह रहा कि ज़्यादातर जो लोग ऑफिशियल्स आते थे ब्रिटेन से, है ना, कंपनी में, वो ये चाहते थे कि भारत में आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, और जब वो भारत से अपने देश ब्रिटेन जाएं तो वहाँ पर वो लग्जरियस लाइफ ऐशो आराम से रह चुके, बाकी बचा हुआ ज़िंदगी वो ऐशो आराम से गुजार सके। Those who managed to return with wealth led flashy lives floated with the riches. अब कह रहे कि जो लोग यहाँ से भारत से वापस ब्रिटेन जाने में समर्थ हुए, वापस जा चुके, वो वहाँ पर जाके क्या हुआ, ऐशो आराम से रहने लगे। They were called the Nawabs as Anglistic वर्सन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। अब कह रहा है कि उनको नवाब बोला जाता था। जो भारत वर्षन में जो नवाब है ना, नवाब का क्या हुआ था, वो रूलर हुआ करते थे, यहाँ ठाट बाट से रहते थे। तो जो ऑफिशियल्स क्या हुआ कि ब्रिटेन लौटे और जो उनका ठाट बाट देख के वहाँ के जो लोकल लोग थे वो उनको भारत में जो नवाब बोला जाता था राजा को, उसी तरह उनको नवाब्स बोलते थे, ठीक है ना। वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे तो उनका ठाट बाट देख के वहाँ के लोकल लोग उनको नवाब्स बोलते थे। They were often seen as upstairs of social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoons. कह रहा है उनके ऊपर कार्टून उटून ये सब चीज़ क्या होता था कि बनता था कि वो क्या हुआ, बहुत जल्दी अमीर उमीर हो गए, वो सीढ़ी पे बहुत जल्दी चढ़ गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए, उनसे यही सब सेंस हुआ करता था। अब ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे इसमें। अब कंपनी रूल एक्सपेंड्स, अब कंपनी का जो रूल है वो कैसे बढ़ता चला गया। कह रहा है इफ यू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। अब कह रहा है कि अगर हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 से लेकर 1857 तक तो बहुत चीज़ निकल के आएगी। अब क्या क्या चीज़ है, द कंपनी रेयरली लॉन्च डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स ऑन अननोन टेरिटरी। अब कह रहे हैं कि कंपनी अपने स्तर से कभी भी किसी भी अननोन टेरिटरी मतलब किसी भी वैसे राज्य पर खुद से हमला नहीं की जिसको वो नहीं जानती थी। मतलब उसका कभी भी ये मकसद नहीं था कि किसी राज्य को क्या करना, हड़पना है। Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence over annexing and Indian kingdom. अब कह रहा है कि उसके बजाय ये राजनीति तौर पे, मतलब ये दिमाग से बहुत तेज हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे कि राजनीति में घुसते हुए क्या करते थे कि किसी भी किंगडम के अंदर तक पहुंच जाते थे, उस पर कब्जा जमा लेते थे, ठीक है ना। डायरेक्ट अटैक करने का इनका कोई भी वैसा सिद्धांत नहीं था, कोई भी वो क्या करते थे ऐसा अटैक करके किसी भी अननोन टेरिटरी को अपने में मिलाते नहीं थे जहां पर युद्ध हो सके, वैसा काम ये नहीं करते थे। कह रहा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब कह रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना रेसिडेंट को नियुक्त कर दिए। अलग अलग राज्य में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अपने रेसिडेंट को क्या किए, यहाँ पर अलग अलग राज्य में नियुक्त कर दिए, उनको एक पद दे दिए कि आप यहाँ पर देखरेख करिए।
They were political and commercial agent and their job was to serve and further the interest of company. अब कह रहा है कि इनका जो यहाँ पर उनको जो पद दिया गया था, वो कंपनी जो उनको भेजी थी, तो उनका यही काम था कि आपको कंपनी के हित में काम को देखना है, काम को अच्छे ढंग से देखना, और सारा जो काम करना है वो वैसा होना चाहिए कि कंपनी के फेवर में हो, मतलब कंपनी को उससे फायदा होना चाहिए। Though the resident, the company officials began interfering in the internal affair of Indian state. कह रहा है कि अब रेसिडेंट के थ्रू ही, मतलब जो रेसिडेंट को वो वहाँ पर भेजी थी अलग अलग राज्य में, है ना, अलग अलग राज्य में, अलग अलग किंगडम में जो क्या की थी, कंपनी अपने रेसिडेंट को भेजी थी, उसी के माध्यम से जो है वो इंटरनल अफेयर्स में, मतलब उस किंगडम के इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक जो उनका अंदरूनी मामला था उसमें दखल अंदाजी करने लगी रेसिडेंट्स के थ्रू। क्योंकि रेसिडेंट्स को तो इसीलिए भेजा गया था कि वो कंपनी के फायदा के लिए काम कर सके, तो जहां पर कोई भी किंगडम में क्या होता, कंपनी का फायदा नहीं होता था, तो रेसिडेंट्स के थ्रू क्या होता था, कंपनी उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर देती थी। They tried to decide who will be able to the successor to the throne and who was to be appointed in the एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब कह रहा है कि उसका दखल अंदाजी क्या था कि अगर मानिए कोई राजा मर गया तो अब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो ये क्या होता, रेसिडेंट्स के थ्रू कंपनी डिसाइड करने लग गई, है ना। अब दूसरा क्या है कि कंपनी क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि अपने पावरफुल सब्सिडरी अलायंस करने पे मजबूत कर दी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी किंगडम को जबरदस्ती क्या की कि आपको उसके साथ, कंपनी के साथ अलायंस करना पड़ेगा, उसको कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस। उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस द इंडियन रूलर वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। कह रहे अगर कोई राज्य जो कमजोर पड़ गया उसके साथ क्या करती थी, कंपनी सब्सिडरी अलायंस कर लेती थी। सब्सिडरी अलायंस के तहत कोई भी कंपनी अपना सेना नहीं रख सकती थी, कोई भी राजा क्या कर सकता था, अपना सेना नहीं रख सकता था, वो जो सेना था वो क्या होगा, ब्रिटिशर्स का ही होगा। दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। अब कह रहा है कि उनको कोई भी अगर खतरा है तो दूसरे राज्य के हमला से आप क्या करेंगे, कंपनी की सेना बनाएगी। तो इसी तरह का कुछ क्या होता था, समझौता होता था, जिसको क्या होगा, सब्सिडरी अलायंस बोला जा रहा है। had to pay the subsidiary force that the company was supposed to maintain for the purpose of the protection। अब कंपनी जो है वो फोर्स क्यों रखती थी, अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई अगर किसी भी किंगडम से, किसी भी नवाब से अगर कोई खतरा हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए, है ना, वो क्या करती थी, आर्मी को बनाती थी, आर्मी को, है ना, ब्रिटिश कंपनी अपना आर्मी रखती थी। अब उस आर्मी का खर्चा कैसे आएगा, तो वो क्या करती थी, किसी राज्य के साथ सब्सिडरी अलायंस करती थी कि तुम जो है अपने राज्य में सुरक्षित हो, उसके एवज में जो है तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, और कंपनी का जो आर्मी है वो तुमको सुरक्षा प्रदान करेगा किसी भी फॉरेनर अटैक से। तो देखिए ये दिमाग कितना तेज था, वो खुद के सुरक्षा के लिए कंपनी आर्मी रखी थी, और उसका भी खर्चा जो है वो दूसरे किंगडम के खर्चे से चलाना चाह रही थी। If the Indian rulers failed to make the payment, then the part of their territory was taken away as penalty। अब कह रहा है कि सब्सिडरी अलायंस के बदले जो कंपनी को तय होता था कि इतना पैसा देना है, अगर कंपनी तय पैसे को समय पर नहीं दे पाती थी तो उसके एवज में क्या करती थी, कंपनी जो है उसका कोई भी जमीन का पार्ट को क्या करती थी, ले लेती थी पेनाल्टी के रूप में। मतलब उस पर जो दंड लगता था उसके एवज में वो बड़ा सा जमीन क्या करती थी, कंपनी अपने अंडर ले लिया करती थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल, the Nawab of Awadh was forced in to give half of his territory to the company in 1801। कह रहा है कि एक उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड वेल्सली जो है वो गवर्नर जनरल थे, कब, 1798 से लेकर 1805 तक, तो जो अवध का नवाब था उनको फोर्सफुली, है ना, उनको दबाव देके आधा से आधा टेरिटरी जो है वो क्या हुआ कि कंपनी अपने अंडर ले ली। As he failed to pay the subsidiary force। अब कह रहा है कि वो सब्सिडरी फोर्स का पैसा नहीं दे पाई तो क्या की, उसका आधा जमीन अवध का कंपनी अपने अंडर में ले ली। उसी तरह हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड द टेरिटरीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड। अब कह रहा है हैदराबाद से भी क्या हुआ कि इसी सब्सिडरी अलायंस के तौर पे ही जब वो पैसा नहीं दे पाई तो पेनाल्टी के रूप में उसका भी जमीन को कंपनी क्या की, हड़प ली, अपने अंडर ले ली। अब टीपू सुल्तान,
द टाइगर। अब कंपनी का धीरे धीरे जो है नॉर्थ के तरफ से जो नज़र था वो अब साउथ के तरफ जाने लगा। मतलब अब नॉर्थ से कंपनी क्या हुआ कि साउथ तक अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी। तो साउथ में एक जो थे वो क्या थे, टीपू सुल्तान थे। कह रहा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान ने इसको जो है क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। कह रहा द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इट्स साउथरी to its political and economic interests. This could be illustrated with the case of southern India state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली। अब कह रहे हैं कि मैसूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, है ना। उसके जो नेता थे, जो वो क्या हुआ कि सबसे पावरफुल जो नेता थे हैदर अली, जो 1761 से लेकर 1782 तक क्या किए, राज किए। और उनका जो फेमस बेटा था वो था टीपू सुल्तान, जो रूल्ड किया 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कैडमम। अब कह रहा मैसूर जो है वो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, क्या कि उसके अंडर जो है वो जो बंदरगाह आता था, जो कोस्ट आता था, जहाँ से पीपर और कैडमम का क्या होता था कि व्यापार हुआ करता था। तो मसाला के लिए क्या होता था, साउथ ही सबसे बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर क्या होता है मसाला जो ब्रिटेन भेजा जा सके। तो उसी में से एक क्षेत्र क्या था, मैसूर था। कह रहा टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पीपर एंड कैडमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फॉर ट्रेडिंग विद द कंपनी। अब कह रहा है कि टीपू सुल्तान जो है 1785 में वो पाबंदी लगा दिया कि कोई भी लोकल जो मर्चेंट है, जो लोकल व्यापारी है, वो क्या होगा कि कोई भी ना तो क्या होगा, चंदन का लकड़ी हो गया, पीपर हो गया, कैडमम हो गया, वो क्या हो कि किसी भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। मतलब उसका सख्त निर्देश था 1785 के बाद कि कोई भी व्यापारी जो है वो क्या होगा, इन चीज़ों का व्यापार कंपनी के साथ नहीं कर सकता है। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड क्लोज relationship with the French in India and modernized his army with his help। अब कह रहा है कि टीपू सुल्तान का जो है फ्रेंच जो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर से पहले आए थे उनके साथ क्या था कि अच्छा तालमेल था, अच्छा समझौता था, जिसके कारण जो है वो अपने आर्मी को भी काफ़ी मॉडर्नाइज किए हुए थे। फ्रेंच के हेल्प से उनका जो टीपू सुल्तान का जो सेना था वो भी था काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज था। The British were furious. They saw Hyder and Tipu an ambitious, arrogant and dangerous ruler। कह रहा है कि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हुआ, टीपू सुल्तान और हैदर अली को जो है ये क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझते थे, अपने लिए खतरा मान रहे थे। और वो अब पूरा पुरजोर कोशिश किए कि कैसे इन पे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनका जो साम्राज्य है इनको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ से ही क्या होता, सैंडलवुड, पीपर, कैडमम का क्या होता व्यापार हो सकता था। और 1785 में ये बिल्कुल टीपू सुल्तान उसको रोक दिया गया था। कह रहा है 4 wars were fought। अब कह रहा है कि 4 युद्ध लड़ा गया मैसूर का, 1767 से लेकर 1779 तक, 1780 से लेकर 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 तक। Only in the last battle of the श्रीरंगपट्टनम did the company ultimately win a victory। कह रहा है कि पहला 3 युद्ध जो है वो क्या हुआ कि कंपनी बुरी तरह से हार गई। मैसूर का युद्ध जो है वो 3 बुरी तरह से हार गई। और आखिरी जो युद्ध था 1799 में श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध था उसमें क्या हुआ कि फाइनली जो है कंपनी हरा दी टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान जो है उसको मार दिया गया। अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए क्या हुआ, जो ये थे टीपू सुल्तान अपने जान का कुर्बानी दे दिए। ठीक है। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वार्नियर एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज। अब वहाँ पर भी जो है टीपू सुल्तान के मरने के बाद वहाँ पर भी क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस हो गया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या हुआ कि अब फिर क्या हुआ कि सेना, मतलब उस राज्य को अपने प्रोटेक्शन के लिए कंपनी के साथ समझौता करना पड़ेगा कि आर्मी जो है वो क्या होगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा, है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। और उसके एवज में जो है बहुत मोटा पैसा जो है उस साम्राज्य को देना पड़ेगा, उस किंगडम मैसूर को पे करना पड़ेगा कंपनी को। अब यहां पर है वार विथ मराठा। अब मैसूर का वार हम लोग देख लिए, अब मराठास के साथ देखते हैं।
From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. अब कह रहा है कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो है कंपनी का इच्छा हो गया कि मराठा जो रूलर्स थे उनको भी क्रश करना है, उनको भी अब हमको हराना है, उनके भी टेरिटरी पे क्या करना है, हमको अपना कब्जा स्थापित करना है। With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. अब कह रहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के बाद, उसके बाद जो मराठास का ख्वाब था कि वो दिल्ली पे कब्जा कर सके, वो क्या हुआ कि अब धूमिल हो गया, अब वो ये सपना को छोड़ चुके थे। They were divided into many states under the different chiefs, sardars, belonging to the dynasties such as the Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle. अब कह रहा है कि उनका जो मराठा साम्राज्य था वो अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, है ना। अब छोटे छोटा जो किंगडम था वो उसमें सिंधिया भी थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोंसले थे, ये सारा क्या हुआ कि छोटे छोटे किंगडम्स में मराठा जो साम्राज्य था वो अब बढ़ चुका था। देयर चिप्स वेर हेल्ड टुगेदर कॉन्फेंट्री अंडर द पेशवा हु बिकेम द इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड हेड इन पुणे। अब कह रहा है कि इन सभी का जो सेनापति हुआ करता था वो पेशवा था, मतलब जितने भी ये मराठा राज्य थे इनका जो सेनापति हुआ करता था, जो सबसे हेड हुआ करता था सेना का, वो हुआ करता था पेशवा, जो क्या करता था इन सारे चारों राज्यों को क्या करता था, मराठा राज्यों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। और उनका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, पुणे महाराष्ट्र में था। कह रहे महादी जी सिंधिया एंड नाना फांडिस वेयर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। अब कह रहा है कि महादजी सिंधिया और नाना पांडिस जो है ये दो मराठा सोल्जर थे जो क्या हुआ 18th सेंचुरी में काफी बहादुर सेना हुआ करते थे मराठा के। कह रहा था मराठाज वेर सब्सिड्यूटेड इन द सीरीज ऑफ द वार्स इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड अप इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर। अब कह रहा है कि मराठा जो है मराठा को सीरीज में युद्ध लड़ना पड़ा, मतलब एक के बाद एक क्या हुआ कि बहुत सारे युद्ध को वो लड़ना पड़ा। तो पहला जो युद्ध है वो क्या हुआ कि 1782 में हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ, जिसमें क्या हुआ कि कोई भी किलर विक्टर नहीं हुआ, मतलब कोई भी इसमें विजयी घोषित नहीं हुआ। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से लेके 5 तक, जो क्या हुआ कि अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज ऑफ द नॉर्थ यमुना इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली। अब जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत गए। अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ कि उड़ीसा का कुछ क्षेत्र मिल गया, है ना, आगरा मिल गया, दिल्ली मिल गया। फाइनली द मराठा पावर केम टू एंड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819। कह रहा फाइनली जब तीसरा मराठा वार हुआ, एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1819 के बीच, तो उस समय क्या हुआ मराठा साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो चुका, उनका पावर जा चुका था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिटूर नियर द कानपुर विथ ए पेंशन। कह रहा जो पेशवा थे उनको क्या किया गया कि काफ़ी दूर भेज दिया गया, अपने राज्य से बितूर भेज दिया गया और उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेंशन दिया गया। ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। अब कह रहा है कि अब कंपनी का जो क्षेत्र था, जो टेरिटरी था, जो साम्राज्य था, अब वो विंध्या से लेके क्या हुआ कि साउथ से लेके विंध्या तक पहुंच गया था, मतलब काफ़ी बड़ा साउदर्न पार्ट में से लेके सेंट्रल इंडिया तक जो है ये इनका टेरिटरी अब वहाँ पर स्थापित हो चुका था। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। अब कह रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही 19वां सेंचुरी शुरू हुआ, 19वें सेंचुरी से क्या हुआ, शताब्दी से अब क्या हुआ कि कंपनी का मकसद अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर केंद्रित हो गया। मतलब अब वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने के पीछे भागने लगे। अब वो युद्ध में भी आ चुकी थी। अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल 1813 to 1823, now the company claimed that its authority was paramount of the supreme, hence its power was greater than that of Indian states। अब कह रहा है कि कंपनी को अब ऐसा एहसास होने लगा कि वो जो है पूरे देश में सर्वे सर्वा है, मतलब उनका पावर जो है वो किसी भी राज्य से ज़्यादा है। मतलब
अगर पूरे इंटायर इंडिया में अगर छोटे छोटे किंगडम्स को देखा जाए तो उन पे सबसे ज़्यादा जो पावर था वो क्या हुआ कि कंपनी का था, कंपनी का ऐसा मानने लगा। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. The process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex a small state of Kittur, अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनको क्या हुआ कि कहीं से चैलेंज नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है, कोई छोटे राज्य भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के लिए जो कंपनी थी उनके लिए वह काफ़ी चैलेंजिंग हो गए। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं किन्नौर का, ठीक है ना, जो कित्तूर है कर्नाटका में, वहाँ पे रानी चन्नामा जो है वो क्या आर्म उठा ली, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। कह रहा है ब्रिटिश के खिलाफ जो है रानी होते हुए रानी चन्नामा जो है वो क्या हुआ कि हथियार उठा ली ब्रिटिश को हराने के लिए। तो एंटी ब्रिटिश जो है वो क्या हुआ कि ये माहौल बन रहा था, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ एक माहौल बन रहा था और उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और वो जो है प्रिजन में, मतलब क्या हुआ कि वो जेल में ही 1829 में उनका देहांत हो गया। उसी तरह रायाना, ए पुअर चौकीदार ऑफ द संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि रायाना जो एक गरीब चौकीदार था, है ना, जो कित्तौर का एक गरीब चौकीदार था, वो भी क्या हुआ कि अंग्रेज के लिए जो कंपनी थी उसके लिए क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा किया, वो भी युद्ध करने लगा। कह रहा विद द पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। कह रहा है कि वो जो है कुछ सपोर्ट के साथ, कुछ लोगों के मदद के द्वारा, कुछ पॉपुलर सपोर्ट्स के द्वारा वो जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, कह रहा है बहुत सारा ब्रिटिश कैंप्स को वो क्या हुआ क्षति पहुंचाया, बहुत सारा रिकॉर्ड्स को वो क्या हुआ क्षति कर दिया। He was caught and hanged by the British in 1830। कह रहा है कि उसको 1830 में पकड़ के फांसी पे लटका दिया गया। You will read more about several cases resistance later in this book। कह रहा है कि हम लोग और भी बहुत सारा क्रांति के बारे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। कह रहा है इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। अब कह रहा है 1830 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रसिया को लेके थोड़ा चिंतित होने लगी। कह रहा है इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब कंपनी को इस चीज़ का चिंता होने लगा कि रसिया जो है पावरफुल हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट होते हुए, है ना, नॉर्थ ईस्ट होते हुए वो जो है भारत में प्रवेश कर सकता है। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over Northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842। कह रहा इसी डर के कारण जो है अब वो नॉर्थ वेस्ट के हिस्सा तक जो है वो अपना पहुंचाना चाहता था। तो इसीलिए क्या हुआ, वो अफगान से भी लड़ बैठा, अफगानिस्तान से भी उसका युद्ध हो गया ब्रिटिशर्स का 1838 से लेकर 1842 तक। कह रहा सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। जो पाकिस्तान में आज का सिंध चला गया, मतलब जो पहले का सिंध था जो पाकिस्तान में अभी है, वहां पर भी क्या हुआ कि 1843 में युद्ध लड़ा गया। फिर पंजाब में बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह लेड बैक द कंपनी आफ्टर द डेथ ऑफ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग वार वेयर फॉट विद द सिख किंगडम। कह रहा है कि लेकिन क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह के प्रेजेंस में जो है ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पर पंजाब में अपना कब्जा नहीं जमा पाए। लेकिन जैसे ही उनका देहांत हुआ तो क्या हुआ कि 2 युद्ध हुआ, है ना, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में और सिख समुदाय के बीच में, और 1849 में जो है पंजाब को भी मिला दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो पंजाब को भी 1849 में जो है वो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो अपने अंदर ले ली। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, ये जो ब्रिटिशर्स का एक ऐसा नीति था कि अगर कोई राजा का अगर कोई दत्तक पुत्र ना हो, मतलब उसका जो बच्चा हो वो अगर पुत्र ना हो, तो गोद लिया हुआ बच्चा को वो राजा नहीं बना सकता है। अगर उसकी बेटी भी है तो भी वो राज्य जो है वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेंगे। मतलब अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं हो, राजकुमार ना हो, तो वो सारा का सारा उसके मरने के उपरांत जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड डलहौसी who was the governor general from 1848 to 1856। अब कह रहा है कि जो आखिरी जो एक वेव आया था
है ना, वो लॉर्ड डलहौसी के समय आया था। 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे। कह रहा ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी डेट केम टू बी नॉन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कह रहा ये एक पॉलिसी लेके आए थे जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है। कह रहा डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट हायर his kingdom would lapse, that is become a part of company territory। अगर कोई साम्राज्य, अगर कोई राजा अपने पीछे कोई मतलब क्या होगा, कोई राजकुमार को नहीं छोड़ जाता है तो वो उसका जो उसके मरने के बाद वो किंगडम क्या होगा, कंपनी का हो जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। अब कह रहा है एक के बाद एक क्या हुआ, इस रूल को लगा के बहुत सारे किंगडम्स को क्या हुआ, कंपनी में मिला लिया गया। तो पहला जो कंपनी, जो पहला जो राज्य है वो सतारा है 1848 में, संबलपुर है 1850 में, उदयपुर है 1852 में, नागपुर है 1853 में, झांसी है 1854 में। तो ये एक के बाद एक जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जो नीति बनाई गई थी, इसके द्वारा बहुत सारे राज्य में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण जो है राजकुमार नहीं होने के कारण राजा के मरने के बाद जो है ये किंगडम को कंपनी में मिला लिया गया था। Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had to added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. अब कह रहा है 1856 में जो है कंपनी क्या हुआ कि अवध के पीछे भी पड़ गई। ठीक है ना। अब अवध के बारे में कही कि वहाँ का जो राजा है वो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को मिसगवर्न कर रहा है, अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है। इस कारण से अवध को भी जो है हम क्या करेंगे, अपने अंदर मिला लेंगे, मतलब कंपनी अवध को भी अपने अंदर ले लेगी, क्या कि वहाँ पे मिसगवर्नमेंट हो रहा है, अच्छे से राज्य नहीं हो पा रहा है। नवाब was disposed and the people of Awadh joined the great revolt that broke in it। अब कह रहा है जिस कारण से जो 1857 का जो पहला क्रांति हुआ था आज़ादी का, उसमें अवध के लोग क्या हुआ, बढ़ चढ़ के ये जो नीति था मिस गवर्नेंस का कह के अवध को जो है वो क्या हुआ, मिला लिया गया था। तो इस कारण से जो है अवध के जो लोग थे, ठीक है ना, अवध के द्वारा काफ़ी ज़्यादा 1857 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था। अब देख सकते हैं ये फिगर से, ठीक है ना। 1797 में, ये 1797 में ये जो येलो पार्ट है, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए, कंपनी अपना राज्य फैलाई। अब देखिए ज़्यादातर हिस्सा में क्या हुआ कि मुगल्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या था कि मुगल्स मराठास थे, और क्या हुआ कि यहाँ पर मराठास थे, मुगल्स थे, यहाँ पर टीपू सुल्तान का राज्य था, मैसूर आप देख सकते हैं। और ये येलो पार्ट में ही सिर्फ क्या थे, कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि येलो पार्ट मतलब ब्रिटिशर्स का टेरिटरी क्या हुआ, बढ़ते चला गया, ये साउथ तक भी पहुंच गया। ऐसे बंगाल से उड़ीसा से होते हुए ये क्या हुआ कि यहाँ तक क्या हुआ कि पहुँच गए साउथ के हिस्सा में भी। फिर आगे के हिस्सा में आप देख सकते हैं कि 1857 आते आते ये भारत के लगभग पूरे हिस्सा पे क्या हुआ कि इनका कब्जा हो गया। मतलब एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश टेरिटरी इस्टेब्लिश नहीं हो चुकी थी। कुछ जगहों पे छोड़ दिया जाए जहाँ पर क्या हुआ कि प्रोविंशियल स्टेट था, उसको छोड़ के बाकी सारे हिस्सा पे क्या था, ब्रिटिश का टेरिटरी स्थापित हो चुका था। अब सेटिंग अप द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल 1773 टू 1785। अब कह रहा है कि वैरन हेस्टिंग थे, वो क्या थे कि गवर्नर जनरल थे 1773 से लेके 1785 तक। कह रहा है was one of the many important figures who played significant role in the expansion of the company power। कह रहा है वैरन हेस्टिंग जो थे वो क्या था, एक बहुत ही प्रमुख चेहरा थे जो क्या हुआ कि कंपनी का एक्सपेंशन के मतलब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा वो भारत में एक्सपेंड किए। उनमें से एक थे वैरन हेस्टिंग जिसका शासनकाल 1773 से लेके 1785 तक का रहा था। कह रहा बाय दिस टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बम्बई एंड मद्रास। कह रहा है उनके समय तक कंपनी जो है ना सिर्फ बंगाल तक सीमित थी, वो कंपनी क्या हुआ बढ़ के मद्रास और बॉम्बे तक भी पहुंच चुकी थी।
कह रहा है ब्रिटिश टेरिटरीज वेर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाइक द प्रेसिडेंसीज। अब कह रहा है कि ब्रिटिश यूनिट जो है अब वो बढ़ चुका था प्रेसिडेंसीज में, है ना। अब ये प्रेसिडेंसीज कौन कौन थे, बंगाल प्रेसिडेंसीज था, मद्रास प्रेसिडेंसी था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसीज में अब इनका टेरिटरी बढ़ चुका था। कह रहा है ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर। अब कह रहा है कि हर जो टेरिटरी था वो क्या हुआ कि अब गवर्नर के द्वारा रूल किया जा रहा था। कह रहा है सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। अब क्या है कि अलग अलग जो प्रेसिडेंसीज बनी थी, बंगाल का, है ना, फिर कहाँ पे बना था, मद्रास में, फिर बॉम्बे में जो प्रेसिडेंसीज बना था वहाँ पर क्या था कि अलग अलग क्या हुआ था कि गवर्नर्स को नियुक्त किया गया था, वहाँ पर अलग अलग गवर्नर्स को नियुक्त किया था। और जो इन सारे गवर्नर्स का जो हेड था वो क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसी में गवर्नर्स को नियुक्त कर दिया गया था और वो तीनों प्रेसिडेंसी का जो ओवरऑल जो हेड था वो था गवर्नर जनरल। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वैरन हेस्टिंग। कह रहा है फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश। अब कह रहा है 1772 के बाद जो है एक नया दौर आया जस्टिस का, मतलब क्या हुआ, जस्टिस करने का, है ना, एक नया दौर का शुरुआत हुआ, एक नया सिस्टम का शुरुआत हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट्स। अब कह रहा है प्रत्येक जिला में 2 कोर्ट होने लगा। कौन कौन से कोर्ट थे, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। कह रहा है मौलवीज और हिंदू पंडित interpreted Indian law for the European district collector who presided over the civil court। अब कह रहा है मौलवी और हिंदू पंडित को भी रखा गया था जो सिविल कोर्ट में अगर कोई क्या हुआ, कोई विवाद हो, सिविल विवाद हो, है ना, जमीन उमीन का अगर कोई विवाद है तो उसके लिए क्या हुआ कि दोनों धर्म से लोगों को वहाँ पर, मौलवी को मुस्लिम्स के लिए और हिंदू के तरफ से क्या हुआ कि हिंदू पंडित को रखा गया, जो क्या हुआ कि अपने अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जानकार हुआ करते थे। उनको भी सिविल कोर्ट्स में सम्मिलित किया गया था यूरोपियंस के द्वारा। द क्रिमिनल कोर्ट वेर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। अब कह रहा है कि क्रिमिनल जो कोर्ट हुआ करते थे वो आज भी क्या हुआ कि काजी और मुफ्ती के अंडर में थे, लेकिन इसका जो सुपरविजन होता था, इनका जो देख रेख होता था, इनका जो फैसला होता था वो क्या हुआ कि इनके कलेक्टर्स के निगरानी में होने लगा। मतलब कलेक्टर्स के निगरानी में जो है वो सारा फैसला हुआ करता था। A major problem was the Brahman Pandit gave different interpretation of the local laws based on different schools of the धर्म शास्त्र। अब जो मुख्य जो प्रॉब्लम था, जो ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे वो अपना अलग नियम बताते थे। वो क्या करते थे, अलग नियम बनाते थे, मतलब धर्म के आधार पे वो अपना अलग नियम बताया करते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वेर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ एंड बी हेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। अब कह रहा है कि 11 पंडित के द्वारा जो है इसको क्या हुआ कि इनका जो ग्रंथ था उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया गया। कह रहा है 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वर आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। अब कह रहा है कि उसी तरह 1778 में जो है मुगल, मतलब क्या हुआ कि जो मुस्लिम का लॉज था उसको भी क्या किया गया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि उस लॉ को क्या हो कि इंग्लिश भी आराम से पढ़ सके, है ना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कलेक्टर्स थे, वो भी क्या हुआ इजिली उसके लॉ को जान सके, पढ़ के समझ सके। द सरदार द निजामत अदालत वेयर ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। कह रहा है जो प्रिंसिपल फिगर था, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रिंसिपल, जो सबसे हेड हुआ करता था वो कौन था, कलेक्टर हुआ करता था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रिवेन्यू टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस एंड ऑफिसर्स एंड दरोगाज। कह रहा है जो सबसे हेड हुआ करता था, है ना, जो आज के समय में क्या डीएम कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ना, तो उसी तरह जो सबसे ज़्यादा हेड था वो क्या था, कलेक्टर हुआ करता था। वही क्या करता था, रिवेन्यू कलेक्शन करता था, जो भी कोर्ट कचहरी का काम था उसी के निगरानी में होता था। उनका कौन कौन मदद करता था, जज मदद करते थे, पुलिस मदद करते थे, ऑफिसर्स मदद करते थे, दरोगाज मदद करता था नियम कानून को दुरुस्त करने में।
The collectorate became the new center of power and patronage and steadily replaced previous holder of authority. अब किसी भी जिला में जो प्रमुख जो पावर का केंद्र बन गया वो कलेक्ट्रेट ऑफिस बन गया, मतलब कलेक्ट्रेट से ही जिला का सारा काम होने लगा। अब कंपनी आर्मी कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ। कह रहा है जो कॉलोनियल रूल जो भारत में आया, जो कॉलोनीज ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, उसमें क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन चलाने का नया नया आइडियाज भी आया, और जो पावर्स थे वो क्या हुआ कि मिलिट्री में थे, मतलब जो पावर्स था सेना का वो क्या हुआ कि मिलिट्री आर्मी में ही थे। कह रहा था मुगल आर्मी वाज मेनली composed of the cavalry and infantry, that is पैदल। they were given training archery and the use of sword। अब कह रहे हैं कि जो मुगल का जो आर्मी था वो उनके पास पैदल वाले सेना थे, है ना, उसके पास घुड़सवार हुआ करते थे, तीर वाला सेना था। तो ऐसा जो था वो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी थे वो काफ़ी मॉडर्नाइज होने लगे। The cavalry dominated the army. The Mughal state did not feel the need to have the large professional trained infantry। अब क्या हुआ कि मुगल स्टेट को भी ये एहसास होने लगा कि अब उनको पैदल वाले जो सेना हुआ करते थे उनकी ज़रूरत नहीं है ना। द रूरल एरियाज हैड द लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैदल सोल्जर्स। अब कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो किसान वाला क्षेत्र था, वो क्या करते थे, उनसे जमींदार्स को जो है, जमींदार के द्वारा मुगल्स को जो है वो क्या किया जाता था, सेना, पैदल वाला सेना जो है, पैदल वाला सेना प्रोवाइड किया जाता था। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them the professional soldier। अब कह रहा है कि ये बदलाव जो है 18th सेंचुरी में आने लगा, जब कुछ जो राज्य थे अवध और बनारस जो है वो क्या हुआ कि जो पीजेंट, जो मजदूर हुआ करते थे, जो कृषक मजदूर हुआ करते थे, उनको सेना में भर्ती करने लगा गया, और क्या हुआ उनको प्रॉपर आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाने लगा। The East India Company adopted the same method when it began requirement for his own army, which came to be known as the Sepoy Army। अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी चीज़ को फॉलो करने लगी कि वो भी क्या हुआ कि कृषक, जो किसान हुआ करते थे, उनके घर से क्या हुआ कि सेना में भर्ती करने लगे, ठीक है ना, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देने लगे, और इनको सिपॉय आर्मी का एक टैग मिल गया। मतलब जिसको हिंदी में हम लोग क्या होता है कि सिपाही बोलते हैं, उसका टैग जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके जो है कंपनी वो भर्ती कर ली। कहना एज द वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 80-20 द कैमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या हुआ कि युद्ध क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा, वैसे वैसे जो पैदल वाले सेना थे उनका अब जरूरत क्या हुआ कि कम पड़ने लगा, है ना। टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पैदल पहले भाला तलवार लेके जो सैनिक थे उनका अब जरूरत कम पड़ने लगा। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर द सोल्जर वेयर आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स। अब कह रहा है कि जो ब्रिटिश जो साम्राज्य थी, उनकी जो सेना थी, अब वो बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में जो भी युद्ध कर रही थी, जो भी युद्ध हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, बंदूक का इस्तेमाल करने लगा गया था, बम का इस्तेमाल करने लगा गया था, ठीक है। पैदल सेना पे अब क्या होता था कि उनका सेना कम निर्भर था, उनकी आर्मी कम निर्भर थी। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मीज हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इट इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब कह रहा है कि कंपनी भी क्या हो रहा था कि लगातार चेंजेस कर रही थी, अपने क्या होता है कि अपने सेना में क्या कर रही थी, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रही थी, अपने सेना को ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रही थी, उनको भी बंदूक, गोला बारूद, ये सब चीज़ क्या कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब कह रहा है कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो क्या हुआ कि यूनिफॉर्म, मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म देने लगी, मतलब जितने भी उनके सेना थे उनको क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, मतलब सेना का एक अलग जाति बनाने लग गए, मतलब उनको एक पद दिया जाने लगा। कह रहा है इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या हुआ कि जो यूरोपियन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया जाने लगा सेना को, और वो थे क्या, भारतीय किसान के ही पुत्र थे जो अलग अलग क्षेत्र से आया करते थे। ड्रिल एंड डिसिप्लिन डेट रेगुलेटेड लाइफ
ए फार मोर देन बिफोर। कह रहा है कि उनका जो जीवन था वो क्या हुआ, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बदल चुका था, परिवर्तित हो चुका था, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो चुके थे। Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier। अब कह रहा है कि जब वो सेना को तैयार कर रहे थे तो उसमें जो अब क्या हुआ, सेना अलग अलग जाति धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग क्या हो रहा है कि अलग अलग हिस्सा से आ रहे हैं देश का, तो वो उस सब चीज़ को जो है कंपनी इग्नोर करते हुए उनको सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सोल्जर्स मान रही थी, उनको एक अलग जाति में बांट रही थी कि ये जो है सोल्जर्स हैं। लेकिन उनमें जो जाति धर्म वाला जो भावना था वो आज भी जीवित था। वो अपने आप को एक क्षण में कैसे उस भावना से अलग हो सकते थे और सोल्जर्स बन सकते थे। मतलब उसमें अगर कोई हिंदू है तो हिंदुत्व का, कोई ऊंची जाति का तो ऊंची जाति का उनमें संस्कार है, गुण है, जो कोई नीची जाति का है तो वो गुण है, वो संस्कार है। तो ये सारा क्या सम्मिलित हो गए थे हमारे मतलब क्या ब्रिटिश सेना में। Could they see themselves only as soldier, not the member of community? अब कह रहा है कि सवाल ये खड़ा उठता है, क्या वो खुद को सोल्जर्स देखते हैं या जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में भी अभी तक वो लिप्त हैं, मतलब उस कम्युनिटी का भी फीलिंग है उनके अंदर एज ए सोल्जर। कह रहा वाई डिड सपोज फील, कह रहा अब जो है सिपाही क्या महसूस कर रहे हैं, हाउ डिड दिस रिएक्ट द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड आइडेंटिटी, दैट इज द सेंस ऑफ हु दे वेयर। अब कह रहा है कि ये जो बदलाव था वो आखिर क्या सोचते हैं, उनमें क्या जो सोल्जर्स का जो टैग दे दिया गया था, क्या वो पूरी तरह से अपने कम्युनिटी से बाहर निकल गए हैं, क्या उनमें जो अपना क्या फीलिंग्स था जाति धर्म वाला वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये बहुत सारा सवालिया निशान है। The revolt of 1857 gives us the glimpse of the world of the सिपाही you will read। अब कह रहा है कि जो 1857 में जो क्या हुआ कि सिपाही के द्वारा जो क्रांति शुरुआत हुआ था, ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि जो सिपाही थे वो क्या हुआ कि अपने धर्म को नहीं भूल चुके थे, वो अभी भी क्या हुआ कि अपने धर्म को सर्वा मान रहे थे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या हुआ कि ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आई थी और यहाँ पर अपना टेरिटरी साम्राज्य को स्थापित कर ली। कह रहा अराइवल ऑफ द न्यू स्टॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अर्लियर 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड। अब कह रहा है कि जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी आ रहा था उससे ये काम क्या हुआ और ज़्यादा आसान होते जा रहा था। Till then it would take anywhere between 6 to 8 months to travel India by sea। कह रहा शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स भारत आते थे उनको 6 से 8 महीना लग जाता था जहाज के द्वारा आने में, ठीक है ना। 6 से 8 महीना में क्या होता था कि वो ब्रिटिशर्स भारत पहुंच पाते थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ स्टीम इंजन आया तो ये जर्नी का समय जो है वो घट के क्या हो गया 3 से 4 सप्ताह के बीच में क्या होता था कि वो जो है भारत पहुंच जाते थे। मतलब लगभग 8 महीना से घट के जो है वो क्या हुआ कि लगभग 1 महीना के आसपास में वो क्या होता था ब्रिटेन से भारत पहुंच जाया करते थे। कह रहा है ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज कम टू फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में ब्रिटिशर्स और उनके परिवार क्या हुआ कि अब कम समय लगता था तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स क्या हुआ कि भारत आने लगे। कह रहा है बाई 1857 कंपनीज केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। कह रहा है 1857 तक में जो कंपनी थी वो क्या हुआ कि भारत के लगभग 63% हिस्सा में क्या हुआ कि वो अपना डायरेक्ट रूल चलाने लगी और 78% जो पॉपुलेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो क्या हुआ कि डायरेक्ट इससे इन्फ्लुएंस होने लगी। मतलब लगभग 80% जो आबादी था भारत का वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए, मतलब ब्रिटिशर साम्राज्य के अंदर में वो आने लग गए। करेक्ट कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द रिमेनिंग टेरिटरी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड ईस्ट इंडिया कंपनी है वर्चुअली द होल इंडिया एंड इट्स कंट्रोल। और जो बाकी बसा हिस्सा था उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूप में क्या था कुछ ना कुछ हस्तक्षेप था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत के जो लोग थे वो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी उससे क्या हुआ कि प्रभावित होने लगे, उसके वो कंट्रोल में आ चुके थे। तो यहाँ पर जो हमारा ये पहला चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर व्यापार करने आए थे और उन्होंने कैसे यहाँ पर टेरिटरी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा सीरीज़ है ये क्या होगा कि आज़ादी तक ये चलता रहेगा कि कैसे भारत आज़ाद हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ओके, थैंक यू, जय हिंद।